नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड क्यूरियोसिटी बुक साइंस सब्जेक्ट क्लास 8 के वीडियोस कर रहे हैं। ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एज वेल एज आप राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप तो बोल रहे थे कि चैप्टर 1 में कौन सा क्वेश्चन आंसर है ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन आंसर रियली में नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए, साइंस के प्रति आपको जिज्ञासु बनाने के लिए। तो मुझे लगा आई शुड स्टार्ट विद चैप्टर 1, अदरवाइज आपके एग्जाम में चैप्टर 2 से आएंगे। तो मुझे लगा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। आइए एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन, Why is one side of a पूरी thinner than the other? At the time of चैप्टर जब हमने पढ़ा था उस टाइम भी मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। अभी थोड़ा और डीप में चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब मैं पूरी को तलता हूँ तो पूरी का एक साइड फूल के पतली हो जाती है और दूसरी साइड मोटी रह जाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए ये बेली पूरी है। अब इस बेली पूरी को मैंने इसको 2 पार्ट में दिखा दिया, फर्स्ट एंड द सेकंड। जब मैं इसको कढ़ाई में डाल दिया मैंने, तो होता क्या है, जब कढ़ाई में डाला पूरी बनी हुई है पानी और आटे की, और जब ये पानी बिल्कुल हॉट ऑयल में डाला मैंने, गरम तेल में डाला, तो क्या होगा, जो पूरी का ऊपर वाला पोर्शन है उसको ध्यान से देखिए। उसमें क्या हुआ बेटा, इसके अंदर था पानी और पानी गया हॉट ऑयल में। जब पानी और हॉट ऑयल मिले तो क्या होगा, वेपोराइजेशन। पानी को मैंने गर्म कर दिया तो वेपोराइजेशन होगा, और वेपोराइजेशन होगा तो बहुत तेज़ी से वो गैसेस बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। उसको तो क्या करेंगी, जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला एंड है उसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे इस टाइप से, और आपका एक साइड पतला होगा, दूसरा साइड मोटा होगा। हाँ, उसके अलावा भी कई रीज़न हो सकते हैं। इवन अभी तक रिटर्न में कहीं प्रूव नहीं है कि दिस इज़ द रीज़न। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं। आप सोचिए, छोटा सा क्वेश्चन है और सब लोग लगे हुए हैं और ये पता नहीं लगा पा रहे हैं। आइए देखते हैं। द पूरी पफ्स अप बिकॉज मॉइस्चर इनसाइड, जो उसके अंदर में मॉइस्चर था ना, वाटर वेपर्स, इनसाइड टर्न्स इनटू स्टीम। उससे क्या हुआ बेटा, वो भाप बन गई, वेपोराइजेशन हो गया व्हेन फ्राइड। जब मैंने उसको गर्म तेल में डाला तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, जो मॉइस्चर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, पुशिंग आउटवर्ड, जिसने क्या किया, एक पोर्शन को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। इफ़ द डो इज़ नॉट रोल्ड इवनली, अब दूसरा तरीका बता सकता है जो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी फाइनलाइज नहीं है। इफ़ द डो इज़ नॉट रोल्ड इवनली, अगर जो आटा मैंने बेला है, अगर वो डो भी इवनली मैंने उसको नहीं बेला, और इफ वन साइड इज स्लाइटली वीकर, या फिर दूसरा ये कारण हो सकता है कि एक साइड कमज़ोर होगी, दैट पार्ट एक्सपैंड मोर अंडर प्रेशर, तो वो वाला हिस्सा जो कि ज़्यादा प्रेशर में है वो फूल जाएगा। एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ द पूरी बिकम्स थिनर देन द अदर, तो होगा क्या, एक साइड पूरी की पतली हो जाएगी और दूसरी साइड मोटी रहेगी। फैक्टर्स लाइफ, अब ये बता रहे हैं बेटा कौन कौन से फैक्टर इसमें मैटर कर सकते हैं। डफ थिकनेस, जो मेरा आटा है उसमें मैंने पानी कैसा डाला है, मीन्स थोड़ा पानी है, एवरेज पानी है, या बहुत ज़्यादा पानी डाला है, तो डफ की थिकनेस बहुत मैटर करेगी इसमें। फ्लोर टाइप, किस टाइप का आटा है, मीन्स मैदा का है, गेहूं का है, उस टाइप से फ्लोर का टाइप। एंड ऑयल टेम्परेचर, जो ऑयल टेम्परेचर है बिल्कुल कम कर रखा है, तेल बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है, मीडियम टाइप है, या बहुत हाई फ्लेम पे है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस अनइवन एक्सपेंशन, तो इसके पीछे बेटा अनइवन एक्सपेंशन के पीछे ये 3 कारण हो सकते हैं। इवन साइंटिस्ट कंटिन्यू स्टडिंग द मैकेनिक्स ऑफ सच सिंपल रियल वर्ल्ड फिनोमिना, अभी भी साइंटिस्ट इसको सर्च कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए।
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। क्वेश्चन क्या है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सैंड के ग्रेन्स, जो मिट्टी के दाने हैं, पूरे के पूरे सभी बीचेस और डेजर्ट्स सबको मैं मिला लूँ, वो ज़्यादा हैं या फिर स्टार हमारी गैलेक्सी में, या फिर मैंने आपके लिए एक एस्टिमेट देने के लिए, नॉट ओनली गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स के जो अभी तक हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नॉट ओनली आवर गैलेक्सी, मैं पूरे यूनिवर्स को किया है, इंक्लूड किया है, सच दैट आप एक फीलिंग ले पाएँ। इसका कोई भी जस्टिफाई आंसर नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि ये एक सिंपल एस्टिमेशन है आपको क्यूरियस बनाने के लिए। मेरे एफर्ट सिर्फ यही है कि आप क्यूरियस बने और कुछ नहीं। देयर आर एस्टिमेटेड 200 सेक्सटिलियन स्टार्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दिस नंबर इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में कितने हैं हमारे? मिल्की वे क्या है बेटा? हमारी गैलेक्सी है, जिसमें अभी एस्टिमेटेड है 100 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक एस्टिमेटेड है। तो मैंने यहाँ रफ एस्टिमेट लिया है 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में अभी जो हमने एस्टिमेट किया है, दैट इज 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज आर देयर। Here is a breakdown. मिल्की वे क्या है बेटा? हमारी गैलेक्सी है। द मिल्की वे इज एस्टिमेटेड टू कंटेन अबाउट 100 मिलियन स्टार्स। हमने एक एस्टिमेट किया कि मिल्की वे जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसमें 100 मिलियन स्टार्स हैं। दूसरा, अब गैलेक्सीज की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमर बिलीव देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। जैसे मिल्की वे बेटा एक गैलेक्सी है ना, इसी टाइप की 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। एक वर्ड यूज़ किया मैंने, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जिसको हम देख पा रहे हैं। हो सकता है इसके बाहर और यूनिवर्स हो, जैसे अभी आज के टाइम में मल्टीवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जिसे हम देख पा रहे हैं दिस इज़ आवर यूनिवर्स। हो सकता है इसके बाहर दूसरे यूनिवर्स भी हों, दैट इज़ नोन एज मल्टीवर्स। उसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी हम यूनिवर्स तक की बात कर रहे हैं। सो टोटल क्या रहा बेटा? Multiplying these numbers together results in an estimated 200 sextillion stars. तो हम लास्ट में क्या पूछे कि हमें लगा कि भाई ऑन एन एवरेज रफ कैलकुलेशन है बेटा ये कि 200 सेक्सटिलियन स्टार्स आर देयर, 200। अब करते हैं सैंड के बारे में। इसी टाइप से सैंड के बारे में भी ना तो मैं काउंट कर सकता हूँ, ना आप कर पाएंगे, ना ही कोई साइंटिस्ट कर पाएंगे। ये भी फिर से अगेन एक रफ एस्टिमेट है, समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मच सैंड इज इन ए क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा? पहले ये प्लान किया कि जो सैंड ग्रेन है उस दाने का उस मिट्टी के दाने का हमने क्या किया, पहले एक रफ एस्टिमेट लिया कि वो कितना बड़ा होगा। फिर ये चेक किया कि अगर मेरे पास इतनी लंबी, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई है, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, अगर मेरे पास ऐसा बॉक्स है तो उस साइज़ के कितने ग्रेन्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हाउ मच सैंड इन ए क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में कितने सैंड आ जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्रेन ऑफ सैंड विच रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.1 mm से लेके 2 mm तक। एक एस्टिमेट है बेटा कि सैंड का दाना 0.1 mm से लेके 2 mm तक हो सकता है। लेट अस कॉल इट एज 1 mm। हमने अपने कैलकुलेशन के लिए उसको ऑन एन एवरेज 1 mm ले लिया। ए क्यूबिक मीटर वुड देन कंटेन 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 बिलियन ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो क्या होगा बेटा? 1000 1000 1000 1 मीटर। आप समझिए, क्यूबिक मीटर का वैल्यू होता है 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और 1 मीटर लंबाई में हमने जैसे कैलकुलेट किया 1000 1000 1000, दैट इज इक्वल टू 1 बिलियन ग्रेन्स। 1 बिलियन ग्रेन हमने काउंट कर लिया कि 1 क्यूबिक मीटर में इतने ग्रेन होंगे। वेल, वी कैन थ्रो आउट सम डिसेंट गैस। अब हमने एक गैस लगाया। लेट अस से द अमाउंट ऑफ बीच एक्सपोज्ड फ्रॉम द एज ऑफ द ओशियन टू हायर ग्राउंड इज 50 मीटर। अब हमने ये एस्टिमेट लगाया बेटा। फॉर एग्जांपल, मान लिया ये मेरा सी शोर है, ठीक है, ये समुद्र का किनारा है। तो मैंने क्या एस्टिमेट लगाया कि
समुद्र का किनारा कितनी दूर तक होगा? 50 मीटर्स एंड गोज 10 मीटर डीप्स। मैंने देखा कि लगभग 50 मीटर दूर तक मिट्टी होगी, और कितनी गहरी होगी वो मिट्टी? लगभग 10 मीटर टाइप गहरी होगी। नाउ वी जस्ट नीड द लेंथ ऑफ ऑल द बीचेस कंबाइंड। अब मैंने पता लगा लिया चौड़ाई में इतना होगा, गहराई में मीन्स हाइट 10 मीटर होगी। अब एक एस्टिमेट करते हैं कि पूरा सी शोर, पूरे वर्ल्ड का सी शोर, समुद्र का किनारा जो बाउंड्री है वो लगभग कितनी होगी? द टोटल लेंथ ऑफ द शोर लाइन अराउंड ऑल द कॉन्टिनेंट इज अबाउट 2.5 मिलियन किलोमीटर्स। लगभग इतनी 2.5 मिलियन किलोमीटर्स ये जो लेंथ है ये होगी। टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंड वी कैन कैलकुलेट दैट 50 मीटर वाइड, अब हमने क्या एस्टिमेट लगाया? 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा एंड 750 मिलियन मीटर लंबा। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया बेटा? 375 बिलियन क्यूबिक मीटर। 375 बिलियन क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था 1000 1000 1000 इज इक्वल टू 1 बिलियन ग्रेन। इफ वी गो विद द बिलियन ग्रेन ऑफ सैंड पर क्यूबिक मीटर, हमें पता है एक क्यूबिक मीटर में कितने सैंड ग्रेन होंगे? 1 बिलियन। दैट मीन्स दे आर 375 बिलियन multiplied by 1 million, that is equal to 375 quintillion grains are there. Call it an even number। हमने उसका फिर अब देखो इतना एस्टिमेट कर ही रहे हैं तो इस स्पाइट ऑफ 375 हमने उसको एक रफ एस्टिमेट ले लिया कि ठीक है, लेट अस कैलकुलेट इट 400। 375 हो सकता है हमने कम ज़्यादा लिया हो तो हमने उसको 400 रख लिया। सो एट लास्ट हमें मिला क्या? नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे? 2 × 10⁻23 और नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स कितना निकल के आया बेटा? 4 × 10⁻23। तो लगभग आसपास ही हैं। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 20 है यहाँ 23 है। बेटा इतना हायर कैलकुलेशन और यहाँ जितना हमने रफ कैलकुलेट किया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो लगभग आसपास ही हैं। उसके बाद ये मेन क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट उसमें दिए थे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे दिखाई दिया, वो क्या था? आपके उसमें कैलेंडर का डिस्कशन था। और जहाँ तक मैं बच्चों के साथ टच में हूँ, अभी आज के टाइम में बच्चों को कैलेंडर के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐड करते हैं। मैंने कैलेंडर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर, वर्ल्ड में कितने टाइप के कैलेंडर यूज़ करते हैं, इंडियन कल्चर में हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं, वो सब, हिंदी महीने कौन कौन से होते हैं, तो ताकि आप लोग उसे समझ पाएँ और कोशिश करें अपने कल्चर से। जैसे एनसीईआरटी अभी बेटा कोशिश कर रही है कि इंडियन कल्चर के साथ आप जुड़ाव महसूस करें, जुड़े हुए महसूस करें। तो हमने भी एक कोशिश ये मेरी तरफ से है। बेटा ये देखिए, जैसे हिंदी सीज़न नॉर्मली अभी आज के टाइम में 8th क्लास के बच्चे से पूछूंगा तो मैं बोलूँगा बेटा कितने सीज़न होते हैं? तो वो कहेगा सर 3 सीज़न होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश। लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, ये सर्दी, गर्मी, बारिश वेस्टर्न कल्चर है। हम इंडियन कल्चर के हिसाब से टोटल 6 ऋतुएं मानते हैं, 6 सीज़न मानते हैं। 6 सीजन्स आर देयर एज पर इंडियन कल्चर। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैंने उसके हिंदी नाम लिखे हैं, उनको किस नाम से जानते हैं हम, नोन एज, इंग्लिश नाम उनके, और किस महीने में, वो सब आएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बसंत। बसंत को बेटा बसंत ऋतु, बसंत पंचमी वगैरह आती है तो शायद आपने सुना होगा। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। क्यों कहा गया ऋतुओं का राजा बेटा? दिस इज़ द बेस्ट वेदर। इन 6 में से सबसे बढ़िया वेदर होता है। ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पतझड़ वगैरह जा चुकी होगी, बहुत बढ़िया फ्रेश फूल खिले होंगे। खेत में जाएंगे तो सरसों के पीले फूल दिखाई देंगे। इस टाइप से आपको जो वेदर है अपने चरम पे मिलेगा, बहुत ही प्यारा वेदर मिलेगा। और इंग्लिश में उसे स्प्रिंग कहेंगे। महीना कौन सा रहेगा? इंग्लिश महीनों के हिसाब से बेटा मार्च अप्रैल में ये सीज़न आता है। आपने भी फील किया होगा, जैसे ही सर्दियाँ जाएंगी और गर्मियाँ अभी आई नहीं है, उससे पहले ये सीज़न 2 महीने का रहता है। उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म मीन्स समर, जिसे इंग्लिश में समर ही कहा गया, मई जून की बढ़िया वाली गर्मी, ठीक है। उसके बाद वर्षा का ऋतु आता है बेटा, जिसे हम रेनी सीज़न बोल दीजिए, जो जुलाई से सितंबर के बीच में रहेगा।
देखिए ग्रीष्म आपने सुना होगा, वर्षा सुना होगा और सर्दी के बारे में सुना होगा, लेकिन वसंत, शरद, हेमंत ये आपने कम सुने होंगे। और शिशिर, शिशिर को विंटर ही बोल देते हैं, बस हमारे नाम चेंज है, अदरवाइज विंटर है ही। अब बात करते हैं वर्षा की। वर्षा का रेनी सीजन जुलाई से लेकर सितंबर तक, ये थोड़ा लंबा होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद बेटा शरद ऋतु आती है। जैसे ही बारिश चली जाएगी, बारिश के बाद क्या होगा, शरद ऋतु आएगी, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम पतझड़ भी बोल सकते हैं। पतझड़ के टाइम में क्या रहेगा बेटा, पत्ते गिर जाएंगे और ऑटम, इंग्लिश में उसे ऑटम बोलेंगे। ये कौन सा महीना होगा, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच की बात में। उसके बाद हेमंत ऋतु आएगी, जिसे इंग्लिश में प्री विंटर बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि विंटर से पहले का है वो। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। दिसंबर, ये थोड़ा कम रहेगा, दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, दिसंबर और आधा महीना जनवरी का। उसके बाद शिशिर, हम लोग शिशिर बुलाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे विंटर, सर्दियाँ बुला दे। शिशिर वही सर्दी वाली बात है। ये भी 1.5 ही महीने का होगा, 15 जनवरी से लेके फरवरी तक। तो ये 6 ऋतुएं मैं आपके साथ 6 सीजन एज पर द इंडियन कल्चर मैं आपके साथ डिस्कशन किया, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन था बेटा कैलेंडर्स के बारे में, तो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की है कि कैलेंडर बेसिकली किस किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं। तो 3 टाइप के चीज़ वो रहेंगी बेटा। एक तो सोलर कैलेंडर, सोलर मीन्स जो कि सूरज के ऊपर डिपेंड हो, सूरज की दिशाएं, सूरज कब उग रहा है, कब छिप रहा है, कहाँ से उगेगा, कहाँ से छिपेगा, उस सब के ऊपर डिपेंड होते हुए सूरज पे डिपेंड करेगा। दूसरा लूनर, चांद के ऊपर, चांद के ऊपर डिपेंड करेगा कि चांद अमावस्या है, पूर्णिमा है, उन सब चीज़ों के ऊपर। एंड थर्ड वन इज इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सूरज और चांद दोनों का कॉम्बिनेशन। आइए समझते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप ऑफ कैलेंडर। कितने टाइप के हैं बेटा, 3 टाइप के। सोलर जो कि सूरज के ऊपर डिपेंड है, लूनर जो कि चांद के ऊपर डिपेंड है, एंड लूनी सोलर। देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, लूनर और सोलर का कॉम्बिनेशन, उन दोनों को मिला के बनाया गया है। सोलर कैलेंडर्स लाइक द गॉर्जियन कैलेंडर आर बेस्ड ऑन द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जो गॉर्जियन कैलेंडर है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड है, अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के ऊपर डिपेंड करेगा। वेयर एज लूनर कैलेंडर सच एज द इस्लामिक कैलेंडर, जो आपने हिजरी कैलेंडर सुना होगा ना बेटा, जो नॉर्मली मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं, वो इस्लामिक कैलेंडर यूज़ करते हैं। फॉलो द फेसेस ऑफ द मून, वो मून को फॉलो करते हैं। आपने देखा भी होगा जैसे मुस्लिम त्यौहार आएंगे, मुहर्रम है या फिर ईद है, तो वो चांद को देख के ईद का साइज़ कैसा है, अपना चांद का साइज़ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होते हुए वो डिक्लेयर करेंगे कि ईद आज है या फिर नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट लूनी सोलर कैलेंडर्स, ऐसा कैलेंडर जिसमें चांद और सूरज दोनों का यूज़ किया गया है। लाइक द हिब्रू कैलेंडर अटेम्प्ट टू द कंबाइन बोथ सोलर एंड लूनर साइकिल्स, जिसमें दोनों को कंबाइन किया गया है। हियर इज ए मोर डिटेल लुक। अभी हम बात करते हैं बेटा एक एक के बारे में डिटेल में। सोलर कैलेंडर्स, दीज कैलेंडर आर बेस्ड ऑन द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन विद मंथ्स, जो महीने रहेंगे टिपिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू सीजनल चेंजेस। महीने डिपेंड करते हैं बेटा सीजन्स के ऊपर। द गॉर्जियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे इज ए सोलर कैलेंडर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अभी टाइम में यही है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द जूलियन कैलेंडर एंड द ईरानियन कैलेंडर, ईरान में जो यूज़ किया जाता है वो सब। नेक्स्ट इज लूनर कैलेंडर। दीज कैलेंडर आर बेस्ड ऑन द साइकिल्स ऑफ द मून फेसेस। मून के जो साइकिल डिस्कशन हमने किए थे, जो मान लिया जैसे पूरा चांद दिखाई दे रहा है, वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा बेटा साइड से आफ्टर दैट साइड से थोड़ा कट जाएगा, उसके बाद हाफ हो जाएगा, धीरे धीरे क्रिसेंट के फॉर्म में आ जाता है वो इस टाइप से, एंड एट लास्ट बिल्कुल ही अमावस्या आ जाएगी। तो वो लूनर साइकिल्स के बारे में बात कर। दीज कैलेंडर अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द सोलर ईयर विद द लूनर मंथ। हम सोलर ईयर को किस पे डिपेंड करते हैं, लूनर मंथ के हिसाब से, बाय इनकॉर्पोरेटिंग लीप मंथ और डेज टू कीप देम अलाइन। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, लूनर महीने में दिन कम रह जाते हैं चांद के हिसाब से, क्योंकि चांद के हिसाब से 28 या 29 दिन ही होते हैं, लेकिन सूरज के हिसाब से 28, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकता है। तो
सोलर ईयर्स जो कि 365.24 डेज का होता है, वेयर चांद में दिन कम रह जाते हैं। तो वही बता रहा है या तो हम क्या करेंगे, एक लीप का मंथ ऐड करना पड़ेगा, पूरा मंथ ही, आपने लीप डे के बारे में सुना होगा, लेकिन चांद वाले में क्या करेंगे, पूरा महीना ऐड कर देते हैं, या फिर क्या करेंगे, दिन ऐड कर देंगे। आपने सुना होगा कि अमावस्या आपकी बार 2 अमावस्या हैं, आपकी बार 2 पूर्णिमा हैं, इस टाइप से, तो एक दिन एडिशनल बढ़ा देते हैं। द जूइश कैलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लूनी सोलर कैलेंडर। जूइश कैलेंडर कौन सा है बेटा, जो इजराइल वगैरह में जूस यूज़ करते हैं। जूस एक मतलब धर्म का नाम है, इजराइल में वो लोग रहते हैं, वो लोग इस टाइप का कैलेंडर यूज़ करते हैं। Today many different calendars are used worldwide. Let us look at some of the most significant calendars still in use today. अब हम अभी तक हमने ये समझा कि वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सूरज के ऊपर, चांद के ऊपर, सूरज चांद दोनों के ऊपर। अब हम पूरे वर्ल्ड में मोस्टली कैलेंडर कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। The Julian calendar created in 46 BC, बिफोर क्रिस्ट इरा, 46 बिफोर क्रिस्ट में हमने किया था बाय जूलियस सीजर। इस नाम के ऊपर बेटा, जूलियस के नाम पे जूलियन कैलेंडर बना। इज अ सोलर कैलेंडर, कैसा कैलेंडर है बेटा, जो कि सूरज के ऊपर डिपेंड है। दैट वाज सपोज टू करेक्ट द अर्लियर सिस्टम ऑफ रोमन टाइम कीपिंग। उन्होंने इसलिए किया था कि बेटा पहले क्या था, रोमन सभ्यता काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, वो चलता था। तो अभी इन्होंने क्या सोचा कि रोमन के जो टाइम कीपिंग है उसको ओवरटेक करते हैं। द कैलेंडर हैड 365 डेज इन ए ईयर। जैसे कि मैं बताया सूरज पे डिपेंडेंट है तो वो 365 डेज होंगे, एंड इंक्लूडेड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स। जो हम यूज़ कर रहे हैं ना अभी आजकल, उसमें वही कर रहे हैं कि हर 4 साल के बाद एक दिन फरवरी 29 का हो जाता है, वही बता रहे हैं। किस लिए करते हैं, एंड इंक्लूडिंग अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर। हर 2 साल के बाद एक लीप ईयर हम ऐड कर लेंगे, टू अकाउंट फॉर एन एडिशनल क्वार्टर ऑफ ए डे। जैसे मैं बताया था बेटा 365.25 इतना रहेगा बेटा। तो हर साल आप ये देखो, हर साल 0.25 डे एक्स्ट्रा है। तो जब वो 4 साल हो जाएंगे, 0.25 आधा हो गया, 0.25 आधा हो गया, आधा और आधा मिलके कितना बन गया, एक दिन बन गया। तो ये एक दिन जो बढ़ गया तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फरवरी 29 डेज़ की कर देते हैं, सच दैट हमारा जो साल 365.25 डेज़ का है, अब वो हम कैलेंडर में उसको 365 कर देते हैं, प्लस इस हिसाब से 365 4 साल तक चलेगा, लास्ट में हम उसमें एक दिन ऐड कर देंगे तो ये अकोमोडेट हो जाएगा। ऑल्दो द गॉर्जियन कैलेंडर इज प्लेस्ड इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में गॉर्जियन कैलेंडर ने उसको रिप्लेस कर दिया, जूलियन कैलेंडर की जगह अभी हम गॉर्जियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। अभी आती है द हिंदू कैलेंडर। द हिंदू कैलेंडर इज़ ए लूनी सोलर कैलेंडर। तो आपको पता होना चाहिए अभी जो हमारे इंडियन कल्चर में यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ लूनी सोलर कैलेंडर, जिसके ऊपर सब हिंदुओं के त्यौहार, दिवाली, दशहरा, होली, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड हैं। इट इंटरलिंक्स लूनर फेसेस एंड द सोलर ईयर, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, इसीलिए विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे मुश्किल है, एंड वेराइड कैलेंडर सिस्टम। बेटा इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सोचिए हमारे इंडियन कल्चर में कितनी पावर थी उस टाइम में, जब लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे, हमारे इतने कॉम्प्लेक्स कैलेंडर्स डिज़ाइन किए गए। द हिंदू कैलेंडर इज यूज फॉर रिलीजियस इवेंट्स वाइल द गॉर्जियन कैलेंडर इज यूज फॉर सिविल पर्पस। एक अच्छी लाइन ऐड की है, जो हिंदू कैलेंडर है वो हमारे रिलीजियस इवेंट्स, होली, दिवाली, दशहरा, उन सब त्यौहार के लिए, रिलीजियस इवेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हिंदू कैलेंडर। वाइल द गॉर्जियन कैलेंडर इज यूज फॉर सिविल पर्पस, कि भाई छुट्टियां कब पड़ेंगी, पीटीएम कब है, मैसेज आता है ना 25 तारीख को है, तो गॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से है। कोई हॉलीडे है, सरकारी हॉलीडे जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो सब गॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से होगा। इट इज़ फ्रॉम दिस सिस्टम दैट द डेट्स ऑफ दिवाली, वो आ गया, दिवाली, होली एंड अदर फेस्टिवल्स आर कॉज्ड। नेक्स्ट इज इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। इस्लामिक भी बेटा एक अच्छा कैलेंडर है। इसमें क्या है,
इट इज ए लूनर कैलेंडर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लूनर, चांद के ऊपर डिपेंड करेगा। यूज्ड बाय मुस्लिम वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे अपने इंडिया में भी अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो लोग भी यही कैलेंडर यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया आपको, ईद वगैरह वो चांद के हिसाब से प्लान करते हैं कि कब रहेगी। The year is based on the moon phases. The period is about 10 to 12 days short of the solar year. तो अब इसमें जब चांद में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 365 से 10 से 12 दिन कम रह जाता है। सो इस्लामिक मंथ सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली वो शिफ्ट कर जाएंगे बेटा 11 डेज एवरी ईयर, हर साल 11 दिन कम रह जाएगा। देयरफॉर द कैलेंडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अदर रिलीजियस इवेंट सच एज रमादान, ईद एंड हज पिलग्रिमेज। आपने हज पिलग्रिमेज के बाद सुना होगा, जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हज यात्रा। वो हज की इस धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, तो वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इस्लामिक कैलेंडर के ऊपर। नेक्स्ट इज चाइनीज़ कैलेंडर। दिस इज अनदर लूनी सोलर कैलेंडर। यह भी चांद और सूरज दोनों पे डिपेंड करता है। दैट यूजेस बोथ द फेसेस ऑफ द मून एंड द सोलर ईयर। द चाइनीज़ कैलेंडर इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिशनल हॉलीडेज। यू मस्ट बी अवेयर दैट बेटा चाइना में क्या है, ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली द चाइनीज़ न्यू ईयर। तो अपना जो इनका चाइना का न्यू ईयर होगा, जो कि 21 जनवरी से लेके फरवरी 20 के बीच में सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, तो वो इसी चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करते हुए उसी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा हिब्रू कैलेंडर। हिब्रू कैलेंडर इज अनदर लूनी सोलर कैलेंडर मेनली यूज्ड बाय द जूइश कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, इजराइल में भी है, तो वो सब यही यूज़ करते हैं हिब्रू कैलेंडर। द पर्शियन कैलेंडर। द पर्शियन कैलेंडर ऑल्सो कॉल्ड द सोलर हिजरी कैलेंडर। हमने अभी हिजरी कैलेंडर के बारे में देखा था बेटा, जो मुस्लिम कम्युनिटी यूज़ करती, उसी को सोलर के साथ मर्ज करके एक पर्शियन कैलेंडर बनाए गए। इज़ द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ ऑल सोलर कैलेंडर। सभी सोलर कैलेंडर्स में से सबसे प्रिसाइज है। इट स्टार्टेड ऑन द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। ये स्प्रिंग महीने में जो इक्विनॉक्स आएगा ना बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मार्किंग द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, वहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी। इट इज़ यूज्ड इन ईरान एंड अफगानिस्तान। ये वाला कौन सा एरिया है? ईरान और अफगानिस्तान, वही तो है जिसे पहले टाइम में पर्शियन कंट्री बोलते थे, उसी के बारे में बता रहा है बेटा। ये कैलेंडर ईरान और अफगानिस्तान में यूज़ किया जाता है। बुद्धिस्ट कैलेंडर। मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज थाईलैंड, कंबोडिया, साउथ ईस्ट में बेटा ये हमारा मान लिया प्यारा सा इंडिया है। ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का है साउथ ईस्ट एशियन। ईस्ट में जाइए और साउथ में जाइए, मीन्स इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से देश मिलेंगे? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बुद्ध धर्म का पालन करने वाले इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया एज वेल एज ये कंट्रीज यूटिलाइज द बुद्धिस्ट कैलेंडर, वो बुद्धिस्ट कैलेंडर को यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली अ लूनी सोलर कैलेंडर। यह भी एक लूनी सोलर कैलेंडर है दैट ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट इंडियन कैलेंडर। यह इंडियन कल्चर से ही निकला। एट द लास्ट the Japanese calendar, the official calendar of Japan for civil purpose। यह जापान गवर्नमेंट ने सिविल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद जैसे आपने बेटा एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, उन्होंने जब कैलेंडर दिखाया तो वहाँ हिंदी वर्ड यूज़ किया है चैत्र। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि चैत्र क्या है, तो वो सब मैं यहाँ इंक्लूड किया है कि जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होते हैं और बच्चे वही याद करते हैं, लेकिन हमारे हिंदी कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से बेटा 12 महीने ये हैं जो मैं आपके समझने के लिए और याद करने के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको और डीप में जा सकते हैं और मैं एडवाइस करूँगा प्लीज़ जाइएगा। तो हमारा जो हिंदी साल है वो पहला महीना रहता है। हिंदी साल बेटा पहला महीना रहेगा चैत्र। हमारा हिंदी साल चैत्र से शुरू होगा। सेकंड इज वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण,
श्रावण को जैसे अपना नॉर्मल लैंग्वेज में सावन भी बोल देते हैं, जो अभी सावन का महीना चल ही रहा है। नेक्स्ट इज भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक में हमारा दिवाली आएगा। नेक्स्ट इज मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फागुन, जहां हम फागुन में होली खेलते हैं। तो विद दिस हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आंसर मैंने अटेम्प्ट कराने की कोशिश की, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।